नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई गई। बैठक में विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और साथ ही किसान प्रोत्साहन योजना समेत कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा भी शामिल हुए। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में कई फैसलों पर मुहर भी लगाई गई है। साथ ही साथ विधानसभा सत्र के प्रस्ताव को लेकर भी बैठक में मुहर लगी है। सबसे अहम बात यह रही कि किसान प्रोत्साहन योजना पर भी जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर मुहर लगा दी गई है। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, बैठक से और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए अमित, कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि चूंकि 14 जून से बजट सेशन भी होना है, इसीलिए इसकी ब्रीफिंग तो नहीं होगी, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि जो बजट इस सेशन में आएगा उसके प्रस्ताव पर मुहर लगी है। चूंकि मार्च में सरकार 4 महीनों के लिए लेखानुदान लाई थी, अब शेष 8 महीनों के लिए जो बजट आना है करीब 40,000 करोड़ के आसपास ये राशि बताई जा रही है, जो आज जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पूरे देश भर में किसानों को मिलती है, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो जब सत्ता में आएगी तो यहाँ पर किसान प्रोत्साहन निधि दी जाएगी, किसान सम्मान निधि की तरह। इसका एक ड्राफ्ट लंबे समय से इस पर काम चल रहा था, उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, उसको भी आज कैबिनेट मीटिंग में रखा गया। और जो जानकारी मिल रही है कि किसान प्रोत्साहन निधि के तहत बीजेपी उन तमाम किसानों को जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाती है, चूँकि किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपये की दी जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट मुख्य किसान प्रोत्साहन निधि के रूप में 2,000 सालाना उनको एक प्रोत्साहन राशि दे सकती है। इस पर भी इस कैबिनेट में मुहर लगने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में, खासकर पीडब्ल्यूडी हो, टूरिज्म हो, ये तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, किस सेक्टर में कितना बजट इन्वेस्ट होना है, इसको लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई। अभी चर्चा जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि उन तमाम फैसलों पर जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने जो विजन डॉक्यूमेंट था उसमें जिन जिन वादों का इसमें जिक्र किया था, उनमें से उन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, वो प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और खासकर बजट में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में जनता से जो वादे किए थे, उनमें बजट का कम से कम उनके लिए धनराशि का पूरा प्रावधान किया जाए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में कुम्हार कला को लेकर मीटिंग की और कहा कि कुम्हारों को फ्री मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, कुम्हार कला को बढ़ावा मिले। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी और बाकी अधिकारी भी कुल्हड़ में चाय का स्वाद लेते हुए नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने के बाद फिर से बैठक होगी और देखा जाएगा कि इस कला को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्लास्टिक बैन को लेकर हलचल शुरू हो गई है। राज्य में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा। शहरी विकास निदेशालय ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें प्लास्टिक के ग्लास, प्लेट, झंडे ये सभी बैन किए जाएंगे। 75 माइक्रोगॉन तक की प्लास्टिक बैन की जा सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 14 जून से होगा और इस बार चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग विपक्ष के निशाने पर होंगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य कारणों से मरने वालों का आंकड़ा 191 पहुंच चुका है और 14 जून से देहरादून में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विपक्ष इस बार चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग को घेरने की तैयारी में। पूर्व नेता विपक्ष और विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मुद्दे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में तय होंगे, लेकिन चारधाम में पर्यटन और स्वास्थ्य के हालात अहम मुद्दे होंगे। चारधाम यात्रा तो पर्यटन से जुड़ा हुआ विषय है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है। उसके साथ साथ जो है, चाहे हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, कानून व्यवस्था की हम बात करें, बहुत सारे विषय हैं। उन तमाम विषयों को जो हम सदन के अंदर पूरी मजबूती के साथ उठाने का
चारधाम यात्रा में सब कुछ व्यवस्थित रहे, इसके लिए मीटिंग और मॉनिटरिंग का काम खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। फिर चाहे यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की बात हो या स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की। वहीं विपक्ष की बात पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सदन में हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और अगर वो जो भी क्वेश्चन उठाएंगे लोकतांत्रिक पद्धति से अब उनका एक एक जवाब दिया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि जितनी व्यवस्थाएं इस बार सरकार के द्वारा वहाँ की गई हैं, इतनी व्यवस्थाएं जो है मैं भी 20 साल से यात्रा देख रहा हूँ, हमने कोई कमी नहीं की है और एक एक सवाल का जवाब देने के लिए सरकार जो है सक्षम है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्सपर्ट कमेटी दौरे पर है। वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद दर्शन की प्रक्रिया भी नॉर्मल हो चुकी है। पर बावजूद इसके 4 दिन बाद होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग को सवालों से घेरना चाहता है ताकि सियासत का मौका हाथ से न निकले। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर चारधाम यात्रा में यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए रजिस्ट्रेशन और टोकन की व्यवस्था लागू कर दी गई है और यात्रा सिस्टम को ठीक किया जा रहा है ताकि भीड़ कंट्रोल हो सके। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान ट्वीट कर दिया है और सवाल पूछा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री का सुझाव सरकार मानेगी, जिसमें तीरथ रावत ने कहा है कि किसी भी चारधाम यात्री को ना रोकें, भले ही वो वापस ना आ पाए। आपको भी दिखाते हैं कि क्या कहा तीरथ रावत। कि इनको जाने दें, रोके मत। हरिद्वार ऋषिकेश में हफ्ता भर रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जो घर से निकल पड़ा यात्रा के लिए निकलने दो। पहले भी लोग आते थे, पहले तो ये होता था कि बैद्यनाथ केदारनाथ जाना, यानी लौटेगा नहीं लौटेगा, ये भाव था। तो आज हम कैसे कहते हैं कि वो जब सोनप्रयाग अगर गौरीकुंड तक पहुंच गया तो सब 60 वर्ष इसको वापस लौटा दे। अरे वो आया देश के किसी और कोने से, तो क्या हो, ये नहीं होना चाहिए, उसको जाने दो ना। पिथौरागढ़ में प्लेन सर्विस के बाद अब हेली सर्विस भी करीब करीब ठप हो गई है। पिछले 1.5 महीने से पवन हंस की हेलीकॉप्टर सर्विस पूरी तरीके से बंद है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 5 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा पंतनगर और देहरादून के लिए शुरू की थी, लेकिन 1.5 महीने से ये हेली सेवा पूरी तरीके से बंद है। यही नहीं, पवन हंस बुकिंग पोर्टल भी बंद पड़ा हुआ है। शुरुआत में पवन हंस ने तकनीकी वजह का हवाला देते हुए कुछ दिनों के लिए हेली सर्विस बंद करने की बात कही थी, लेकिन लंबा समय गुजरने पर भी हेली सर्विस बहाल नहीं होने से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में जो यूकाडा से हम लोगों ने सूचना प्राप्त की थी, तो इनिशियल स्टेज पे उनके मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर कुछ इश्यूज थे और अभी मैंने इस संबंध में लेटर्स भी भेजे हैं और उनसे बातचीत की है हेड ऑफ द ऑपरेशन से। तो उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से ट्राई चल रहा है कि पवन हंस को जल्दी से जल्दी इस सेवा को सुचारू किए जाने के लिए। उत्तराखंड की रणजी टीम की मुंबई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में अब तक की सबसे बड़ी हार हुई है, लेकिन इस हार पर अब खिलाड़ियों से ज्यादा व्यवस्थाओं की खामी नजर आ रही है। आरोप तो यहां तक हैं कि उत्तराखंड के क्रिकेटर्स भूखे पेट खेलने को मजबूर थे। रिपोर्ट दी। उत्तराखंड की टीम ने प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी लीग मुकाबलों में जबरदस्त खेल दिखाया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां पहाड़ी राज्य का मुकाबला 41 बार की चैंपियन मुंबई टीम से था। उम्मीद थी कि कुछ चमत्कार होगा, लेकिन उत्तराखंड की टीम 725 रन से मैच हार गई। ये हार इतनी बड़ी थी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में ये सबसे बड़ी हार थी। अब इस हार के लिए सभी राज्य के क्रिकेटर्स को कोस रहे हैं, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट हैं, क्योंकि आरोप है कि क्वार्टर फाइनल के दिन उत्तराखंड के खिलाड़ी भूखे पेट खेलने को मजबूर थे, क्योंकि उनका दैनिक भत्ता यानी कि डीए एक मजदूर से भी कम था। हालांकि आधिकारिक तौर पर खिलाड़ियों को 2000 रुपए हर दिन का डीए दिया जाना है, लेकिन पिछले 1 साल से दैनिक भत्ते के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है और मुंबई के खिलाफ 725 रन की हार की सबसे बड़ी वजह भी यही साबित हुआ। नहीं मैम, ये सारी बातें गलत हैं। ये जिसने भी बोला है कि खिलाड़ियों के लिए खाना नहीं था, इस विशेष ध्यान रखा जाता है खिलाड़ियों का। ये तो खिलाड़ी खुद आपको बता पाएंगे कि इस तरीके की कोई बात नहीं, और ये सिर्फ कहने की बात है कि जो है एसोसिएशन अपने शौक मौज में खर्च कर रही है। अभी मेरे पास फिलहाल इसकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ज़रूर परीक्षण करने का विषय है कि रणजी हार जाना और बहुत बुरी तरह से हार जाना बहुत खेदजनक है। और लेकिन खेल विभाग इस ओर लगातार प्रयासरत है कि हमारे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल सके। इससे पहले राज्य में टीम सिलेक्शन में घपलेबाजी की भी खबरें आती रही हैं और अब सुविधाओं का भारी अभाव दिख रहा है।
ऐसे में खिलाड़ी अपने खाने का ही इंतजाम नहीं कर पाएगा तो मैदान में हाल क्या होगा वो हम सब ने मुंबई वाले मैच में देख लिया है। आर्थिक चीज़ों पे तो खिलाड़ी को पैसे की ज़रूरत तो होती है, बट ये एसोसिएशन का मामला है कि वो किस तरीके से, क्या मैं भी एसोसिएशन मेंबर हूँ तो मिलना चाहिए, सपोर्ट तो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद नए नहीं है, लेकिन अब मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसका असर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर दिखने लगा है, जो ना तो खिलाड़ियों के लिए अच्छा है, ना खेल के लिए और ना ही उत्तराखंड की साख और इज्जत के लिए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नई टिहरी के आसपास के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है और आग की घटनाएं हर रोज के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। नई टिहरी के बुडोगी, पांगरखाल, नकोट इलाके के जंगल आग में धधक रहे हैं और भारी वन संपदा का अब तक नुकसान हो चुका है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने की कवायद की जा रही है, लेकिन अभी तक कोशिश नाकाम साबित हुई है। आग के चलते आसपास धुआं ही धुआं नजर आता है, जिससे सांस के बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उधर बागेश्वर के वनों में आग लगने का सिलसिला जारी है। कांडा, कपकोट, गरुड़ के गढ़खेत और काफली गैर क्षेत्र में जंगल धधक रहे हैं। जून में अब तक जंगल में आग की 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 21 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है और लाखों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है। हालांकि मई में मौसम मेहरबान रहा और लगातार हो रही बारिश के चलते वनाग्नि की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। जून में मौसम सामान्य हुआ तो जंगलों की आग फिर से भड़क उठी है। रुद्रपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर शानू नाम के युवक ने हिंदू नाम का नाम रखकर, मतलब अपना नाम अरुण रख लिया और एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद शानू ने शादी का झांसा देकर कई बार युवती का रेप किया। युवती का आरोप है कि 4 महीने पहले प्रेग्नेंट होने पर उसने शादी की बात कही, तब आरोपी उससे गर्भपात के लिए दबाव बनाने लगा और रामपुर जाकर जबरदस्ती उसका गर्भपात भी करवा दिया। अब जब पूरा मामला खुल गया है, तब मुस्लिम युवक शानू की पूरी करतूत सामने आ गई है। आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर धोखेबाजी की। अब युवती ने आरोपी शानू के खिलाफ पंतनगर थाने में केस दर्ज करवाया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पहचान को दूसरे पहचान बनाकर कई दिनों से, कई महीनों से संबंध बनाया गया और बाद में थोड़ा सा शारीरिक संबंध भी बनाया गया है। इस प्रकार के विभिन्न आरोपों लगाते हुए एक तहरीर दिया गया। तत्काल हमने गंभीरता समझते हुए तत्काल हमने FIR दर्ज कर लिए है। उसको जांच चल रहा है, अन्वेषण चल रही है, विवेचना चल रही है। उसमें विवेचना में जो भी 164 और मेडिकल में जो भी आएगा वो सभी धाराओं से सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हम विवेचना करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार में बड़ा मंथन करने जा रहा है। 1964 में VHP की स्थापना के बाद से साल में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें देश भर के दिग्गज साधु संत कई मुद्दों पर आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें ज्ञानवापी, कश्मीरी पंडितों की टाइम, बंगाल हिंदुओं को एक करने जैसे मामलों पर मंथन होगा। पहला सत्र 11 जून को दोपहर 3 बजे से, जबकि दूसरा सत्र 12 जून को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। इस बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो मार्गदर्शक मंडल का बैठक है, प्रति वर्ष कहीं न कहीं होता है, तो उसमें निस्संदेह ज्ञानवापी की भी चर्चा रहेगी, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, उसमें कश्मीर का भी चर्चा रहेगा। विशेष करके बंगाल पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल की जो स्थिति है आज हमारे लिए बहुत साधारण नहीं है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। जो निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है, आगे भी उसको बनाए रखना है। जैसे धर्मांतरण, हिंदू समाज का धर्मांतरण, ये कैसे रुके, हिंदू समाज को कैसे जागृत किया जाए। शनिवार यानी कल देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड होगी। इस बार 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स से पास आउट होकर कुल 288 कैडेट्स आर्मी अधिकारी बनेंगे।
जिसमें से 89 कैडेट्स मित्र देशों के हैं। इस बार भी सबसे ज़्यादा 50 कैडेट उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहीं उत्तराखंड के भी 33 कैडेट्स पास आउट होकर सेना में अधिकारी बनेंगे। विदेशी कैडेट्स में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के 43 कैडेट्स पास आउट होंगे, जबकि तजिकिस्तान के 19 और भूटान के 18 कैडेट पास आउट होंगे। रुद्रपुर के संपर्क मार्गों पर जिला पंचायत के टोल बैरियर्स पर लोडेड वाहनों से शुल्क वसूली में मनमानी हो रही है। तमाम शिकायतों के बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने गदरपुर के बरीराई टोल बैरियर पर छापा मारा तो टोल वसूल रहे कर्मियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने रसीदों की जांच की तो बिना साइन किए रसीदें कटी पाई गईं और बैरियर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, जिस पर टोल कर्मियों को जमकर लताड़ लगाई गई। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर खामियां नहीं सुधरी तो ठेका रद्द कर दिया जाएगा। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कमियाँ ये हैं, एक तो यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं ये चालू हालत में नहीं है, और यहाँ पर कोई भी घटना हो जाती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, तो कैमरे जो हैं ये चालू हालत में नहीं है। दूसरा जो है, जो ये वाहन चालकों को पर्चा दे रहे हैं, उन पर्चियों में कहीं भी साइन नहीं है, बिना साइन के पर्चा दे रहे हैं, जिनकी मैंने फोटोग्राफ्स ले ली है। पौड़ी जिले के पाबों ब्लॉक में 2 हफ्ते में 2 महिलाओं को शिकार बनाने की घटनाओं से परेशान वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। भट्टी गांव और सपलोड़ी गांव में आतंक मचाने वाले गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि क्या इसी गुलदार ने महिलाओं को शिकार बनाया था। हमारी ग्राम सभा में सुबह आज 2 से 4 बाघ देखे गए हैं। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से इन पिंजरों को और वन विभाग को और शिकारी दल को ना हटाया जाए, जबकि उन बाघों को भी पकड़ा जाए ताकि पता चले कि हमारे ग्राम सभा में कितने बाघों की संख्या है। घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तर को सूचित करते हुए वहां पर टीम भेजी गई और उसको सकुशल रेस्क्यू कर, आकस्मिक रूप से रेस्क्यू कर नागदे में लाया गया है। हमारे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार स्थित निर्मला छावनी में निर्मल चिकित्सालय का आज उद्घाटन किया गया। श्री पंचायती निर्मल अखाड़े ने इस धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण करवाया है। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष सुधीर खंडूरी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई साधु संत शामिल हुए। टेरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते सटे गांवों में हो रहे भूस्खलन और भूधसाव के चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसकी रिपोर्ट तैयार करने इन दिनों एक्सपर्ट कमेटी टिहरी के दौरे पर है। एक्सपर्ट कमेटी में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान, भूतत्व वैज्ञानिक, सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल हैं। वहीं टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग के अधिकारी गांवों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट बनाकर शासन को दी जाएगी, जिसके आधार पर शासन द्वारा प्रभावित गांवों के विस्थापन या मुआवजे को लेकर फैसला लिया जाएगा। एक्सपर्ट कमेटी जो पॉलिसी के अनुसार फॉर्म हुई है, अभी जो नवीन कमेटी फॉर्म हुई है उसके मेंबर्स ने विजिट किया हुआ है और भी गांव से डिमांड आई हमारे पास पिछले 3-4 सालों में, तो इन सभी गांवों की विजिट कराई जा रही है और इनमें से जिन भी गांवों में कमेटी की रिकमेंडेशन होगी कि डैम की वजह से प्रभावित हैं ये और इनका विस्थापन या किसी प्रकार का कॉम्पनसेशन इनको दिया जाना चाहिए।